बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के बाकायदा इब्तिदा आगाज़ से पहले आपने जो कुरान की आयत सुनी, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 178 है, जिसका तर्जुमा भी आपने सुना और देखा और उसके साथ साथ आयत को भी आपने सुना। आज ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, ये गुज़िश्ता प्रोग्राम का एक समझें तसलसल है। नताशा कारसाज केस के नाम से ही मेरा ख्याल है ये इंटाइटल्ड है और इसी हवाले से लोग जानते भी हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस मामले पर एक बड़ा मैं कह सकती हूँ कि एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई और वो ये थी कि नताशा को उस केस के अंदर जिसमें उन्होंने कारसाज पर एक बाप बेटी को हिट किया था, जिसमें वो ज़ाहिर है दुनिया से चले गए, उसकी बेल की दरख्वास्त लगी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि ये सारा मामला होता, अदालत के बताया गया ये वकील की जानिब से कि दोनों जो ख़ानदान हैं या दोनों लोग जो हैं लवाहिकीन हैं, उनके माबैन सुलह हो गई है। अब इस आयत का रेफरेंस मैं इसलिए दे रही हूँ कि एक तो कानून है जो दीन इस्लाम है, उसको हम सब मानते हैं और उसी पर चलते हैं और ये मुआशरा भी उसी की बुनियाद पर है और उसी के असास के साथ है। लेकिन कल से जब ये ख़बर फैली है तो इस पर बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है। कुरान और शरिया को हटाकर अगर आप राय दे रहे हैं तो वो बिल्कुल मोहतरम है और ठीक है, आपकी हो सकती है। लेकिन कुरान और शरिया को अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर नाउज़ुबिल्लाह मुझे ये कहने दीजिए कि आप कुरान में तहरीफ़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अल्लाह तकफ़ीफ़ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अरबी का, उसका मतलब है आप में आसानी पैदा की है अल्लाह की जानिब से कि अगर आप किसी का खून बहा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रविश है कि हर चीज़ के ऊपर इख्तलाफ राय है, ठीक है। इसमें एक अहम तरीन बात यह है कि रियासत क्या इस सारे मामले में मुद्दई बन सकती थी या नहीं, बनना चाहिए या नहीं। अभी तक जो नताशा है वो कस्टडी में है और उसकी वजह वही है कि उनके ऊपर जो दूसरा केस है जिसकी ज़ाहिर सुनवाई पीर को होनी है, उसमें मुद्दई है रियासत। और रियासत ने कहा कि नशा करके गाड़ी चलाने का जो केस है ये अभी तक उसमें ज़ाहिर पाबंद सलासत है और देखना यह है कि फिर ज़ाहिर अदालत सारी कार्रवाई को आगे लेकर कैसे बढ़ती है। इस केस से जुड़े हालात और मुहर्रिकात पर बात करने के लिए, हक़ाइक़ पर बात करने के लिए और बिलखुसूस दियत के मामले पर पाकिस्तान में 2015 में अशतर असाफ साहब ने ये फैसला या ये बात कही थी कि शायद दियत के कानून में कुछ नए तरमीम होनी ज़रूरी है। लेकिन 2015 के बाद से ये मामला भी शेल्फ हुआ है। आज मेरे साथ इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर उज़ैर गौरी, आप वकील हैं आमना आरिफ के। बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लेकर आए। वाया स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं जिब्रान नासिर, समाजी रहनुमा है, माहिर कानून है। जिब्रान, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। लेटरली मुझे ज्वाइन करेंगे मुफ्ती फजल सुबहानी, मजहबी स्कॉलर हैं और इसके साथ साथ चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब भी हमें आपसे कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। बात का आगाज़ गौरी साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, फिर ज़ाहिर जो नुक्ता नज़र है इस्लामी वो मैं ज़रूर लोगों के सामने भी रखूँगी। ये फरमाइएगा वैसे साहब के गुज़िश्ता रोज़ अब ये खबर आई टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, फिर ज़ाहिर सोशल मीडिया पर भी बड़ी बात हुई, ये क्या मामला हुआ है, कैसे तस्फिया हुआ है दोनों ख़ानदान के माबैन? देखें, जब उस दिन जब बेल आर्ग्यूमेंट चल रहे थे और काउंसिल फॉर अक्यूज ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट किए, जब मैंने अपने आर्ग्यूमेंट इनिशिएट ही किए थे तो वहाँ पर जो है लावाहिकीन की तरफ से, आई एम द काउंसिल फॉर कंप्लेनेंट, लावाहिकीन की तरफ से एक वकालतनामा मूव होता है और वो अपना उस पर नो ऑब्जेक्शन दे देते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना उस पर नो ऑब्जेक्शन दिया तो फ़ौरन ही मैंने कोर्ट को बोला कि देखें, मैं क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता हूं, दुरुस्त है, और क्योंकि मैं क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता हूं तो जैसा क्लाइंट चाहेगा वैसा ही होगा। अगर उन्होंने आउटसाइड द कोर्ट सुलह कर ली है तो मैं उसका पाबंद हूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा जज साहब ने भी उस पर ये वाली बात बोली, कह लेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर क्लाइंट्स आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर कंप्लेनेंट और अक्यूज जो हैं वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो इस पे ना ही अब जज मदाखलत कर सकते हैं, ना ही वकील मदाखल कर सकते हैं, तो उनकी वहाँ पर बेल जो है वो फिर कंफर्म कर दी जाती है। ठीक हो गया। तो ये जो सेटलमेंट का मामला, ये आपको अदालत में ही पता चला उस वक्त जब आप ज़ाहिर आर्ग्यू करने के लिए वहाँ पर मौजूद है, या इससे पहले आपके इल्म में आ चुकी थी ये बात? देखिए, मुझे उसी दिन पता चली ये वाली बात, और उस दिन हुआ ऐसा कि जब ये हुआ तो मैं बाहर निकला, मेरी मुलाकात हुई उनके घर वालों से, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि लगभग 2 से 3 दिन पहले वो उनकी कंप्लीट फैमिली, जिसमें दानिश की वालदा और नताशा की वालदा, दोनों फैमिली जो हैं वो गई थी और वहाँ जाके बाकायदा इन लोगों की आपस में मुलाकात हुई है और इन्होंने जाके वहाँ जाके वो जो रोना धोना होता है, माफ़ी तलाफ़ी इन्होंने करी। तो जो इमरान आरिफ की जो वाइफ हैं
और जो आमना की मदर है, ठीक है, और भाई और बहन सब ने मिलकर उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। ये मुझे उन्होंने बात बताई। ठीक है, और वो जो हलफनामा है वो उन्होंने अदालत में भी ज़ाहिर है जमा करवाया होगा। जी, हलफनामे के साथ ही जो उनके काउंसिल है वो अपीयर्ड हुए थे और उन्होंने हलफनामा जमा करवाया था। उस हलफनामे की ही बुनियाद पर बेल ग्रांट हुई है। ठीक है, अच्छा, ज़ाहिर उस केस में तो हो गई, लेकिन बाकी जो केसेस हैं वो मेरे ख्याल चल रहे हैं उनके ऊपर, और भी केसेस में तो चार्ज है ना नताशा के ऊपर। मैं बताऊँ, देखिए यहाँ पर इस टाइम पे 2 FIR हो गई थी। इनिशियल FIR जो हुई थी जिसके अंदर कंप्लेनेंट है वो इम्तियाज साहब हैं, अच्छा, जो कि आमना या इमरान के भाई हैं और आमना के जो है वो ताया हैं। ठीक है, और जो सेकंड FIR हुई है वो ये स्टेट की मुद्दत में हुई है 11 PHO सेक्शन के अंदर। हाँ। वो अभी तक पेंडिंग स्टेटस पे है। उस पे मेरा ख्याल है उसकी बेल के लिए पीर को सुनवाई लगी हुई है, वो केस पीर को लगा हुआ है। जी, ऐसे ही उसकी सुनवाई हो चुकी है, पीर फॉर ऑर्डर है। अच्छा, वो ऑर्डर है, ओके, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपके क्लाइंट ने, ज़ाहिर है बहुत मैं समझती हूँ कि सीक्रेट सवाल है, लेकिन मैं फिर इस भी जितना आप बता सकें, ड्यूरिंग द ऑल जितना भी अभी तक ये सारा प्रोसीजर चला, क्या आपके क्लाइंट ने किसी वक्त आपको ये कहा कि हम पर कुछ दबाव है, प्रेशर है और हम इस केस को मज़ीद कंटिन्यू शायद ना कर सके किसी भी मोड़ पर, या आपने उनको किसी मोड़ पर ये सलाह दी हो कि क्योंकि इतने बड़े लोग हैं, असर रसूख है, हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो आपको विड्रॉ करना चाहिए किसी एक पॉइंट पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ना उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रेशर है, ना मैंने कभी उनसे ये वाली बात बोली, तो ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं हुई है। अच्छा, चले मैं दियत वाले मामले पर आती हूँ कि हमारे यहाँ क्या मामला है। जिब्रान साहब, थैंक यू अगेन सर, के बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जिब्रान, कल जब आपके सामने ये खबर आई, हाउ यू सी अबाउट दैट काइंड ऑफ एन न्यूज़, और क्या आपकी अपनी इसके ऊपर क्या सोच है? मेरे ख्याल में हम बहुत गुनाहगार। जिब्रान, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैन मेड मुल्क है पाकिस्तान, उसमें मैन मेड कानून है, उसमें एक मैन मेड निज़ाम फौजदारी है जिसका सेक्शन 345 है, जिसमें पार्लियामान ने यह तय करना है कि कौन से सेक्शंस में माफ़ी की गुंजाइश है, कंपाउंडेबिलिटी की गुंजाइश है प्राइवेट पार्टीज़ को और किस में नहीं है। तो इस वक्त जो कानून है 345 शरिया की बहस में जाए बगैर, वो सेक्शंस 3 को कर दिया है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के नतीजे में। उसको कंपाउंडेबल करार देता है कोर्ट की इजाजत के साथ, कोर्ट की मर्जी के साथ, अगर कोर्ट का डिस्क्रेशन हो तो। मगर इसमें और भी दफात हैं, जैसे कि सेक्शन 100 कि आप एक पब्लिक शराब के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं रैश नेग्लिजेंट तरीके से। सेक्शन 100 प्रोविंशियल मोटर ऑर्डिनेंस इस हवाले से है कि आप नशे की हालत के अंदर गाड़ी चला रहे हैं और जिसकी वजह से आपका गाड़ी पे काबू नहीं रहता। जिब्रान, आई थिंक कुछ आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, मैं उसको के अभी फिलहाल हदूद ऑर्डिनेंस 1979 लगा है, मगर एंटी नारकोटिक्स 1997 जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस 1997 है वो लगना चाहिए था। ये वो तमाम सेक्शंस हैं जो कि कंपाउंडेबल नहीं हैं। ये वो सेक्शंस हैं जिसमें प्राइवेट पार्टीज को माफी की गुंजाइश नहीं दी गई और इनका ट्रायल मेरे ख्याल में एज पर रूटीन रियासत की जिम्मेदारी है, किस्तखासा की जिम्मेदारी कि वो कंटिन्यू करे। अच्छा, लेकिन जिब्रान, ये ज़ाहिर आप मुझसे बेहतर ही इल्म रखते हैं इस मामले पर, ये जो दियत के कानून में ज़ाहिर मैंने कहा, अभी रेफरेंस दिया आपको कि नाजरीन के सामने रखा कि अशर औसाफ साहब ने कहा कि शायद इसमें कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है। क्या दियत का कानून का इस्तेमाल गलत है, या फिर नाउज़ुबिल्लाह जो हमारे कुरान और दीन का मामला है, जिस तरह से रवादारी की एक बात है, उसमें मुआफ़ कर देने की बात है, अल्लाह की तरफ से आसानियाँ हैं, क्या आप समझते हैं कि ये कानून लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहा है या ये फरार पैदा कर रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में निजाम को काइंडली फिक्स द ऑडियो, जिब्रान की ऑडियो फिक्स करें, फिर मैं ज़रा आती हूँ। क़ारी साहब, आप मुझे ज़रा ये फरमाइएगा कि कितने ऐसे मामलात हैं जिसमें दियत का सहारा लेकर फरार इख्तियार की जाती है और कितना ऐसे मामलात होते हैं कि दियत के ज़रिए लोगों तक आसानी मुहैया होती है? डिफरेंस है इसमें? मैं पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि दियत इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। ठीक है,
पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो पनिशमेंट्स डिफाइन की गई हैं उसमें से एक पनिशमेंट दियत भी है। और सेक्शन 322 जो यहाँ पर हमारा इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो कि मेजर सेक्शन है, वो दियत का है। तो अगर आप सेक्शंस को गौर से देखें तो 322, 114, 320, 337G, 427, ये तमाम के तमाम सेक्शन कंपाउंडेबल हैं। सिर्फ एक वाहिद सेक्शन जो उस एफआईआर के अंदर, दो वाहिद सेक्शन जो लगे हैं जो नॉन कंपाउंडेबल हैं, वो 279 रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग और PMVO 100, ये नॉन कंपाउंडेबल हैं। लेकिन हमारे एपेक्स कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये वाली बात हेल्ड की हुई है कि अगर तमाम के तमाम ऑफेंस, जो बड़े ऑफेंसेस हैं, वो कंपाउंडेबल हैं तो माइनर ऑफेंस उसमें मर्ज हो जाता है और वो प्रिंसिपल के तहत हाँ, वो पार्टीज चाहें तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। अब मुझे ये बात समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि मैं भी पिछले 2-3 दिन से, स्पेशली कल से, मैं ये सोशल मीडिया देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ये दियत को ये इतना ज़्यादा क्यों ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। लेट सपोज, मुझे खैर इस चीज़ का इल्म नहीं है, पार्टी ने अगर ले भी लिया, पार्टी ने अगर ले भी लिए तो इसमें क्या बुराई है? उसका राइट है दियत, और दियत अगर वो ले भी ले तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। हमें शरीयत ये हक देती है, और अगर पार्टी लेट सपोज अल्लाह वास्ते माफ करे तो पार्टी की मर्जी है। बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ को ऐसा इशू बना देना तो मेरे तो ये बात समझ में आ नहीं रही है। अलबत्ता दूसरी जो FIR है इसकी, जो 11 PHO की है, 1979 का जो ऑर्डिनेंस है, उस FIR के अंदर वो जो करी है, उस सेक्शन में जो की है, उसकी सजा 3 साल है और वो नॉन कंपाउंडेबल है। अच्छा, इस केस के अंदर जो है वो सरकार मुद्दई बनी है। जी, बिल्कुल ठीक है, जिसमें सरकार। मैं आ रही हूँ गाली साहब। जिब्रान मेरे ख्याल से टेलीफोन लाइन पर आ गए हैं। जिब्रान, मैं सवाल ये करना चाह रही थी कि ये दियत, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे माफी दीजिएगा, लेकिन हमने हर चीज को एक गाली बना दिया। यहाँ जहाँ पर आसानी है वो हमारे लिए परेशानी है। अब अगर दियत के कानून में लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह तो सारे लोगों को सड़कों पर लिटा दें, गरीब मरते रहें, और सारी वो कह रहे हैं कि उम्रा आए और वो गाड़ियों के तले रौंद कर चले जाएं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अगर किसी से कसदन ऐसा मामला नहीं हो रहा है और गलती हो रही है तो उस पर कोई ना कोई आसानी अगर अल्लाह की तरफ से है तो बंदे क्यों नहीं देने को राजी है? ये तो आप अज्यूम करके बैठी है ना कि आसानी अल्लाह की तरफ से है। अच्छा। आप अज्यूम करके बैठी हैं कि खानदान पे कोई प्रेशर नहीं था। आप अज्यूम करके बैठी हैं आवाज बहुत धीमी आ रही है जिब्रान की। जी जिब्रान, कंटिन्यू। आप हम अज्यूम करके बैठे हैं कि कंप्लेनेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। हम अज्यूम करके बैठे हैं कि कंप्लेनेंट की कोई मसला नहीं, खतरा नहीं महसूस हो रहा था अपनी फैमिली को लेके। हम अज्यूम करके बैठे हैं कि शायद उनको अपनी जॉब को लेके कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। और उस तासुर की वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमने माजी में देखा है कि इस कानून को, जिसके एक तरीके से रहमत बनाया गया है, उसको रहमत बना दिया गया है। और उसकी वजह जो है वो कानून नहीं है, वो माशरा है जिसमें इस कानून का इतलाक किया जा रहा है। और वो माशरा जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस्लामी कदरों के मुताबिक नहीं है। हमारे यहाँ कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ कि एक क्लास एलीट है और एक क्लास गरीब है। हमारे यहाँ लिखा है कि तमाम तर शहरी बराबर हैं, उनको रूल ऑफ लॉ के तहत रूल किया जाएगा। अगर हम देखते हैं कि आए दिन अलग अलग वाकयात के अंदर VIP क्लास जो है, रूलिंग क्लास जो है, एलीट क्लास जो है, बेशक वो कोई जज साहब हो, वो कोई जर्नल साहब हो, वो कोई सियासतदान हो, या वो कोई बड़े कॉर्पोरेट मैग्नेट हो, उनको एक अलग सहूलतें इस निजाम में हासिल हैं और गरीब को अलग सहूलतें निजाम में हासिल हैं। हम टैक्सेस और सब्सिडीज और जब बजट की बहस करते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि सैलरीड क्लास को कुछ नहीं मिला और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे दी गई। अच्छा जिब्रान, एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है, मुझे कहा जा रहा है मैं आपको रोक के ये आर्ग्यूमेंट पूछ लूं, इसलिए मुझे माजरत दीजिएगा। देखिए, मामला ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि इसी शहर की चले बात कर लें, फिर मुल्क की भी बात कर लें, कि हमारे यहाँ जो लोग ड्राइविंग करते हैं, अगर जो ड्राइवर हजरात हैं जो मजदा चला रहे हैं, जो ट्रॉलर्स चला रहे हैं, जो ट्रक चला रहे हैं, वो चर्च पिए बगैर ड्राइविंग नहीं करते। रात में वो दंदनाते हुए अपने ट्रक्स निकालते हैं और कई लोगों को रोजाना की बुनियाद पर रौंदते हुए चले जाते हैं। तो वो गरीब होता है, इसलिए ना वो मुद्दा ही होता है, ना उसके लिए कोई आवाज उठती है। इस बारे में आप क्या कहिएगा? क्योंकि फिर ये हो जाता है कि गरीब ने गरीब को मारा है इसलिए कोई केस ही नहीं बन रहा, अमीर ने गरीब को मारा है इसलिए उसका शिकंजा कस रहा है। नहीं, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जब मसला किसी को चलता है तो पुलिस FIR नहीं काटती, या आप ये कहना चाह रही हैं कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता? जी, जी, यही कहना चाह रही हूं। नहीं है। अगर आप स्टार्ट्स निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की अगर मैं सिर्फ बात करूं 2022 की, जिसके स्टार्ट्स अवेलेबल हैं, तो 193 के करीब हम बात हुई है कराची के अंदर। FIR उसकी दर्ज हुई है मुकदमे की, और तमाम जो मुकदमे थे वो पराडोस के या पजेरोस के नहीं थे। हम फिर अगर ये बात करेंगे तो हमें स्टार्ट ऑफ सर्वे रखना पड़ेगा ना, हम आर्ग्यूमेंट किसी के ख्याल या गुमान पे लेके नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि देखिए, जिस वक्त जिस जगह के ऊपर जिन हालात के अंदर कोई वाकया हुआ है,
वो कैसे लोगों ने कैप्चर किया और वो वीडियो उस वक्त वायरल चली गई। और इसमें भी तो कोई शक की बात नहीं है ना कि जब मैंने आपसे कह दिया कि माशरा क्लासेस में बटा हुआ है, हाँ। तो हम जो पिसा हुआ तबका है वो एलीट क्लास से जिसको भी पाता है वो पूरी क्लास का नुमाइंदा समझता है उसको। अब जो काम हुआ है, जो अक्यूज पे इल्जाम था मोहतरमा के ऊपर, मेरे ख्याल में उनको मॉब को नहीं गिरना चाहिए था। मेरे ख्याल में मॉब को उनके साथ वायलेंट होने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद हमने देखा सीवीयू पे एक हमारी अदाकारा अंजनीन मलिक साहिबा, उनके साथ मॉब वायलेंट हुआ। उसकी वजह ये कि जिस शख्स को इस मुल्क में वजीर आजम पे या किसी भी अरबाब इख्तियार पे गुस्सा है और वो उनके गिरबान तक नहीं पहुंच सकता, तो वो देखता है कि अगर कोई एलीट क्लास का नुमाइंदा मुझे मिल गया तो मैं उसका गुस्सा उस पर निकाल दूं। और वो भी इस वजह से है क्योंकि जिस फ्रस्ट्रेशन के अंदर हमने इस माशरे को रखा हुआ है, क्योंकि देखिए बोलने के ऊपर आजादी नहीं है, ट्विटर हमारा ब्लॉक हो जाता है, कोई बोलता है तो गायब हो जाता है। इन तमाम तर मसाइल में अवाम कहीं ना कहीं फटेगी। तो ये जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं इनको सोचना चाहिए कि किस तरफ माशरे को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं जरा माशरे और समाज का जो रवैया है, गौरी साहब भी एक रवैये की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक प्रेशर आप बिल्ड कर रहे हैं दियत के मामले पर कि भाई क्यों दे दिया। अगर दो फरीकैन आप मामले पर सुलह या तस्फिया करते हैं तो आप उसको वेलकम करें। एक समाज की बात जिब्रान कर रहे हैं। अब जरा हम शरई हैसियत में बात करेंगे उलमा इकराम से भी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कारसाज साने उस हादसे की जिसमें नताशा ने मुतादिद लोगों को ज़ख्मी किया, 2 अशखास की जान चली गई और उस पर फिर बात यहाँ तक पहुँची है कि दियत का मामला करके ये मामला एक हद तक रफा दफा हो चुका है। लेकिन क्योंकि मीडिया मौजूद है और फिर सोशल मीडिया मौजूद है तो इस पर अभी बहुत बात और चर्चा हो रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती फजल सुभान, मजहबी स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब थैंक यू वेरी मच सर कि आपने वक्त दिया। जिब्रान नासिर, बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब भी मेरे साथ ही मौजूद है। मुफ्ती साहब, मैं ये कहना चाह रही थी, पहले तो मुझे ये बता दें ये दियत की तारीफ क्या है, बहुत अगर आप कम जुमलों में मुझे ये बताएं ताकि फिर मैं अगला सवाल आप तक पहुंचा सकूं। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही। देखिए, जब कोई किसी को कत्ल करता है जी, और वो कत्ल अमद यानी जानबूझकर करता है तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अच्छा, या तो जाए और या जो है वो उसके बदले में दियत दी जाए। अच्छा, इसी तरह शिबे अमद भी होता है, कत्ले खता भी होता है। हाँ। तो दियत उसके मुकाबले में जो ऊँट दिए जाते हैं या 1000 दीनार या 10,000 दिरहम, ठीक है, ये जो दिए जाते हैं तो इसको दियत। अच्छा, आवाज़ आपकी काफ़ी वो स्पंज हो रही है, मुझे ज़रा क्लियर करें मुफ्ती साहब की बात। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे फिर ये बताएं कि ये तो आपने मुझे बता दिया ये दियत की तारीफ़ है, लेकिन ये इस वक्त के हालात में, मौजूदा हालात में बिलखुसूस ये जो सानिया हुआ है कारसाज वाला, इसमें जब ये 2 फरीकैन के मामले दोनों के माबैन तस्फिया हुआ है दियत पर, तो इस पर अब बड़ी बात की जा रही है कि मुतासरा फैमिली के ऊपर दबाव था और उनको दबाव करके शायद ये अपनी मर्जी का फैसला लिया गया है। ऐसे मामलात में दीन क्या राह दिखाता है हमें? देखिए, बुनियादी तौर पर एक तो जानबूझकर किसी को कत्ल करना गुनाहे कबीरा है, दुरुस्त है, और उसके कत्ल को हलाल समझना ये कुफ्र है। और कुरान करीम ने कहा कि जो किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करेगा फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी सजा जहन्नम है, खालिदन, हमेशा उसमें रहेगा, गज़िब अलैहि, अल्लाह का उस पर गुस्सा और नाराजगी होगी, लानहु, अल्लाह की उस पर लानत होगी, अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और उसको बहुत बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। ये तो आखिरत के पर्सपेक्टिव और मतमे नजर के एतबार से था। दुनिया के अंदर या तो अगर जानबूझकर कत्ल किया है तो किसास लिया जाएगा, और या मकतूल के वरासा अगर उसके साथ सुलह करते हैं, हाँ, कि आप हमें दियत दे दे, हम खून बहा माफ कर देते हैं, तो उस दियत में 100 ऊंट होते हैं, फिर जिसकी थोड़ी सी तफसील है, या 1000। मुफ्ती साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
प्लीज़ ये फिक्स करें मुफ्ती साहब का मामला। आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही है उनकी, मुफ्ती साहब की। अच्छा उज़ैर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि ज़ाहिर जो दियत की रकम है, क्या आपके इल्म में है कि उनको 5 करोड़ के लगभग या इस तरह की कोई इजाफी रकम इससे ज़्यादा दी गई है? देखें, यहाँ मेरी उनसे भी कल जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली ये वाली बात बोली थी कि हमने अल्लाह वास्ते माफ़ किया है। अब बैक एंड पे क्या है, क्या स्टोरी है, मैं भी उससे बारे में और आपने नहीं उसको मजीद उस पर बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं इस बारे में बात करूं। और एक बात मैं एक और वाज़ेह करूंगा, वो मुफ्ती साहब से ये ज़रूर पूछेगा कि इस पर्टिकुलर केस में ये कत्ल बिन सबब है, जिसके अंदर मैंसरिया इंटेंशन मिसिंग है। ओके। तो वो इंटेंशन है, जब अगर अनइंटेंशनल हो तो ऐसे कत्ले खता है? नहीं, कत्ले खता नहीं है। अच्छा। कत्ले खता और कत्ल बिन सबब में भी फ़र्क है। अच्छा। कत्ले खता के अंदर आपका एक्ट जो है वो लीगल होता है, लेकिन सामने वाला बंदा मर जाता है। जैसे गाड़ी आप लाइसेंस के साथ चला रहे हैं, आपने एक्सीडेंट कर दिया, वो मर गया, ये कत्ले खता है। कत्ल बिन सबब के अंदर आपका एक्ट इलीगल होता है, इंटेंशन नहीं होती और सामने वाला बंदा मर जाता है। जैसे लाइसेंस नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं, ये इलीगल एक्ट है, इसकी वजह से अगर कोई बंदा मर जाएगा वो कत्ल बिन सबब में आ जाएगा कि इसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा सॉरी मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हादसा हुआ है, इसमें जो मामला सामने आया उसमें अब समाज का एक अपना रोल है और समाज कह रहा है कि प्रेशराइज किया गया फैमिली को। आप लोगों को क्या मालूम कि उनके किन किन हालात से वो गुजरे? क्या ये अमल हमारे समाज का रवैया दियत के मामले पर ठीक होगा? देखिए, बात यह है एक इंसान का कत्ल वो गुनाह कबीरा है और मुसलमान के कत्ल को हलाल समझना कुफ्र है। अब बुनियादी तौर पर एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। हमारे मुआशरे में कानून बनाने वाले और होते हैं और फिर इनके लिए कानून बनते हैं वो लोग और होते हैं। तो अब अगर इसी तरह कोई नशे की हालत में अगर वो नेग्लिजेंस के साथ गाड़ी चलाएगा और किसी इंसान को कत्ल कर देगा, एक को नहीं दो जानों को कत्ल कर दे, और प्रेशर की वजह से या अपने पैसों का इस्तेमाल करके या अपनी पीआर को इस्तेमाल करके अगर दूसरे को मजबूर करते हैं, तो ये तो पूरे मुआशरे का अमन दांव पर लग जाए। बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा ना हुआ हो कि उन्होंने प्रेशराइज ना किया हो, दोनों में तो शरीयत, जी बिल्कुल, शरीयत ने ऑप्शन दिए हैं कि या तो वो अगर कत्ले आमद तो उसमें या तो वो किसास ले और या वो दियत ले। दियत 100 ऊंट होते हैं या लेकिन एक सेकंड मुफ्ती फजल सुभान साहब, यहाँ जरा रुक जाएं। ये बात मुझे समझ आ गई, 100 ऊंट हैं, दिनार है, और फिर आज के हालात में मैंने पढ़ा आज सारा कुछ के इतने हजार जो है वो चांदी होगी तो उसके बराबर पैसा होगा। आप मेरी बात सुने ना, मैं 1 मिनट के अंदर तमीदी बात कर रहा हूँ। हेलो, जी मुझे आवाज आ रही है, मुफ्ती साहब फरमाइए। आप मुझे थोड़ा बोलने दे। देखिए, मकसद ये कि शरीयत ने जब ऑप्शन दिया है तो अगर दोनों की रजामंदी से हो तो दियत से कम पर या दियत से ज्यादा पर भी दोनों सेटल डिस्प्यूट कर सकते हैं। अगर शरीयत के मुताबिक वो सुलह कर लेते हैं और कोई उनको फोर्स न किया जाए, उनको प्रेशराइज न किया जाए, तो बिल्कुल ये चीज ठीक है। लेकिन आप ये बताएं कि इससे पहले कई केसेस ऐसे हुए जिसमें अदालत अपना रोल प्ले नहीं करती और जिसमें लोग जो है वो जालिम के सामने नजर आते हैं, घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। तो इससे हमारे मुआशरे और कानून की कमजोरियां साबित आती हैं। तो इससे किसी को गलत फायदा उठाने का मौका न, हम कह रहे हैं। अग्री विद योर पॉइंट मुफ्ती साहब, ये जरा इसी की कंटिन्यूएशन में मुझे ये बता दें, नाउजुबिल्लाह कहकर मैं ये कह रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन मैं ये लफ्ज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं इस दियत के मामले पर। अगर ये दियत के कानून में तब्दीली होती है तो ये खुदा ना खास्ता कुरान की तहरीफ में तो नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल। कुरान ने दियत के साथ साथ सुलह का ऑप्शन भी बहाल और बरकरार रखा है। तो अगर दियत से कम या ज्यादा लेंगे तो उसको सुलह का नाम दिया जाएगा और ये तरमीम और तब्दीली में बिल्कुल नहीं आएगा, तारीफ में नहीं आएगा। तहरीफ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसी बात के साथ ज़रा जिब्रान, ये जो हम सवाल उठा रहे हैं कि समाज का अपना एक रवैया है, उसका एक अपना दबाव है और जाहिर उसकी अपनी एक आवाज़ है, लेकिन जो इनफरादी लोग हैं जिनके माबैन ये सारा मामला हुआ है, अगर वही उसमें आगे पेशरफ्त करते हुए नहीं बढ़ना चाहते तो समाज को अपने रवैये में तब्दीली लाने की ज़रूरत नहीं है? आपको नहीं महसूस होता ये बात?
नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि पहले तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सब कुछ बाहमी रजामंदी से हुआ है। ठीक है, एक तो ये बात होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा कि फिर तो हम पूरे माशरे को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि सब कुछ बाहमी रजामंदी से हुआ और कोई प्रेशर ना हो। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बतौर मुझसे वकील पूछेंगे कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद 5 करोड़ रुपए एक्सचेंज किए हैं, अगर ये खबर सच है तो मुझे बहुत अफसोस है, और मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने पैसे दिए, मुझे इस बात का अफसोस है कि दिस इज नॉट फेयर कॉम्पनसेशन। मेरे ख्याल में एक 25 साल की होनहार नौजवान लड़की जो MBA की तालिब इल्म थी, फाइनल ईयर में थी, उसके सामने इतने प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट थे, वो 70 साल तक जीती एज पर द एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, तो 45 साल और वो जो वसाइल पैदा करती, ये इससे बहुत ज्यादा कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। हम बहुत कम इंसानी जान की कीमत लगाते हैं और हुकूमतें वक्त को 68 लाख रुपए लगाती जिस नोटिफिकेशन निकला हुआ है का। तो देखिए, जिन केसेस के अंदर कंपाउंडेबिलिटी है, उन केसेस के अंदर अगर पार्टी बाहमी रजामंदी से अपना मसला हल करना चाहती हैं और कुरान के अंदर अगर इसकी गुंजाइश है और उन पर कोई प्रेशर नहीं है, तो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन के साथ वो अपना मसला हल करें। मगर चूंकि मैंने आपसे कहा कि माजी में ऐसे केसेस हो सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। नाजिम झोंकियों केस है जो कि मीडिया की सुर्खियों में बहुत ज्यादा रहा, जिसमें उसकी बेगम ने एंड में दियत लेके माफ कर दिया था, मगर दियत लेने से एग्जैक्टली 1 महीना पहले उसने अदालत में एक स्टेटमेंट दी थी, जो कि अदालत ने अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाया, जिसमें नाजिम झोंकियों की बीवी ने कहा कि खुदा के वास्ते इस केस के ऊपर कॉग्निजेंस लेके इस चालान को एक्सेप्ट करके केस को चला ले, मैं मजीद प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे लग रहा है कि अगर वक्त और गुजर गया तो मैं घुटने टेक दूंगी। ये पूरा पैराग्राफ अदालत ने कोट किया और फिर 1 महीने बाद उसी औरत ने वो घुटने टेक के आई तो उसकी दियत एक्सेप्ट कर ली। तो ये तो भद्दा मजाक है ना, हम तो फिर सही रिवायतें कायम नहीं कर रहे और माशरे के अंदर अलग अलग वसवसे पैदा कर रहे हैं। ठीक है जिब्रान, आपका पॉइंट आया। मैं ज़रा क़ारी साहब, अभी हम जिब्रान से मैं ब्रेक से पहले एक सवाल पूछ रही थी, क्योंकि आप ज़ाहिर वकील हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये अमूमी तौर पर लोगों का सवाल है कि इस तरह के हादसात होते हैं और जो लोग कर रहे होते हैं वो शायद बच भी निकलते हैं। जैसे ट्रक ड्राइवर से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो भाग जाता है उस जगह से। इस तरह के केसेस में क्या उम्र कैद, फांसियाँ होते हुए आपने देखे और क्या रेशो क्या है हमारे यहाँ? देखिए, ऐसे केसेस मेरे सामने भी चले हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक जज रहा हूँ। ठीक है। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँ। देखें, शुरू में जब FIR कटती है, उसके बाद चार्जशीट आती है, वहाँ पर केस ख़त्म नहीं होता, बाकायदा एविडेंस लीड किया जाता है और हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, वो अपना केस को प्रूव करेंगे। क्रिमिनल केसेस के अंदर ये हमारे आर्टिकल 117 कानून शहादत की रिक्वायरमेंट है, जो बर्डन डालती है मुल्ज़िमान के कंप्लेनेंट के ऊपर कि वो अपना केस को प्रूव करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब हमारा आयो जो है वो इन्वेस्टिगेशन जब करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, तो वो उस तरीके से कोर्ट में पेश नहीं कर पाता जिस तरीके से करना चाहिए है। तो आप अगर रेशो निकाल लें तो हार्डली 10 to 15% केसेस होंगे जो कि कॉन्विक्शन की तरफ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो 15%। जी, एग्जैक्ट मुझे फिगर मतलब ऐसे मैं पूछ रहा हूं, बाय लार्ज अगर हम बात करें, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में ही देखूं, जहां पर मैं जुडिशरी में प्रैक्टिस, तो वहां पर 10 to 15% केसेस होते हैं। अनटिल अनलेस वो प्लीड गिल्टी के केसेस मैंने यहाँ पर हटा दिए, जो डायरेक्ट जो कहते हैं कि हमने गुनाह किया है वो अलग, उसको हटा दें, तो मैरिट के ऊपर 10 to 15% रेशो होगा कॉन्विक्शन का। कॉन्विक्शन इतनी यहाँ पर होती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं वो, मुझे जब गौरी साहब बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि अभी पिछले दिनों एक बहुत ही खतरनाक हादसा बलोच कॉलोनी पर पेश आया था। रात का वक्त था, वो मीडिया फ्रेटर्निटी के शख्स थे, वो अपनी गाड़ी में, उनकी गाड़ी को इतनी बुरी तरह ट्रक ने हिट किया कि वो ऑन द स्पॉट जो है वो एक्सपायर हो गए और वो ज़ाहिर ट्रक ड्राइवर भी भाग गया। उस शख्स के मामलात उनके घर वालों से जिस हद तक मालूम हो सका वो यही था कि वो वहाँ पर आम तरीके से ड्राइव कर रहे थे, लेकिन वो ट्रक जो है वो ओवर स्पीड का शिकार था। लेकिन ताहाल वो ट्रक ड्राइवर भी फरार है, वो केस भी शायद मेरा ख्याल है कहीं इधर ही उधर हो गया होगा। तो हमारे यहाँ जो मैं एक बुनियादी सवाल बार बार उठा रही हूँ कि समाज अपना जब प्रेशर बनाता है, बिल्कुल ठीक है, आवाज़ उठानी चाहिए। नताशा ने जो गलती की, इसका ये मकसद नहीं है कि उसको अजम्पशन हासिल है चंद हज़ार करोड़ रुपए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जिब्रान कि ये 5 करोड़ रुपए इज़ नथिंग। अगर आप मुझसे भी पूछें तो मैं भी यही कहूँगी कि ये कोई कंपनसेशन अमाउंट नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। आपने एक पूरी ख़ानदान को बर्बाद कर दिया, मतलब वो दुनिया से चले गए। कॉम्पनसेशन इससे ज्यादा था। लेकिन अगर 2 खानदान मिलकर किसी मामले पर एहतियात बरतते हैं और चाहते हैं कि दोनों सेटल डाउन हो जाएं, तो फिर समाज को इतना दबाव रखना चाहिए या नहीं, इस पर बात करने की जरूरत है इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने भी वक्त दिया। बैरिस्टर ज़हर कौरी मेरे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर हम कंटिन्यूएशन में बात भी करेंगे। मुफ्ती फजल सुभान साहब भी हैं। अल्लामा साहब, ज़ाहिर हमने बहुत बुनियादी चीज़ जो दियत की है उस पर तो बात की है और जो कानूनी पेचीदगियाँ उस पर भी बात की, लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाना चाह रही थी आपसे और पूछना ये चाहती हूँ कि दियत के मामले में अगर जो दोनों फरीकैन जो हैं उसमें से एक फरीक, जो कि अभी जिब्रान भी बात कर रहे थे कि बहुत कम दियत की अगर वो रकम ली गई है तो बहुत कम है, शायद ये ज़्यादा हो सकती थी, क्या दियत लेने वाला ये डिमांड रख सकता है कि मुझे इससे ज़्यादा इजाफी रकम मतलूब है, और जो देने वाला है और वो उसकी इस्तिताअत ना रखता हो या वो उतने पर ही उसको चाहता हो कन्विंस करना, अगर ऐसा कोई मामला आ जाए तो इसमें क्या रास्ता है इस्लाम के नज़रिए से? देखिए, जो दियत का मामला है इसको हम अंग्रेजी में कहें तो ये एक ऐसी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है जो आमतौर पे कातिल या कातिल के वरसा या कातिल के खानदान या कातिल के करीबी लोगों के ऊपर जिनके साथ वो उठता बैठता है उन पे आयद होती है। ठीक है। जब दियत को हम देखते हैं खास तौर पे अरब मुआशरे के अंदर, तो जो दियत का कॉन्सेप्ट है उसके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है आकिला। और आकिला का माना होता है वो फैमिली मेंबरान या वो कबीला या वो ग्रोह जिनमें वो उठता बैठता है, वो सारे के सारे फिर उसे कंपनसेट कर रहे होते हैं ताकि किसी एक के ऊपर इतनी बड़ी लायबिलिटी ना पड़ सके कि वो अदाई ना कर सके। अब पाकिस्तानी जो कानून जब बना है, तश्कील पाया है, और जो कसासो दियत का कानून था जिसे बाद में पीपीसी के अंदर जम कर दिया गया, तो वहाँ पे हमें आकला का एक तस्वुर नजर नहीं आता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो दियत है ये बुनियादी तौर पे 3 तरह से इसकी अदायगी हो सकती है। नंबर 1 चांदी, नंबर 2 सोना और नंबर 3 ऊँटों की एक मुकर्रर मिकदार जो कि 100 ऊँट हैं, जिसमें मुख्तलिफ उम्रों के ऊँट शामिल हैं। अब हमारे यहाँ जो दियत को मुकर्रर किया गया है वो जो कम से कम एक मिकदार है चांदी के एतबार से, उसे मुकर्रर किया गया है। और अगर हम चांदी के एतबार से देखते हैं तो ये तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट उसकी फिगर याद नहीं है, तकरीबन कोई 67 लाख रुपीस हैं जो कि इस साल दियत की, और ये विफाक तय करता है ना, मेरा ख्याल है ये मजहबी उमूर, मिनिस्ट्री ऑफ मजहबी उमूर ये तय, 2 चीजें मिनिस्ट्री ऑफ मजहबी उमूर तय करती है जो कि फाइनेंस के एतबार से है, एक दियत की रकम और एक ज़कात की रकम, कि कितनी रकम के ऊपर ज़कात हमें देना होगी। हाँ, अब जो ये जिस वक्त दियत को लाजिम करार दिया गया उस वक्त सोना और चांदी उनके जो औज़ान मुकर्रर किए गए वो वजन में तो बराबर नहीं थे, लेकिन कीमत के एतबार से वो बराबर थे अपनी वैल्यू के एतबार से। ये पिछले 14-14.5 साल के अंदर एक मामला हो गया कि जो सिल्वर है उसकी डिमांड कम हुई और गोल्ड की डिमांड ज्यादा हो गई, तो गोल्ड की प्राइस जो है वो बढ़ गई सिल्वर की रिस्पेक्टिवली, और सिल्वर की रिस्पेक्टिवली कम हो गई। माफी दीजिएगा, ठीक है, वो तो बिल्कुल शरिया के एतबार से आप बात कह रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त है, और उसी के मेरा ख्याल है उसी को मद्देनजर रखकर बाकी सारे मामला तय किया जाता है। लेकिन सोना चांदी के पैसों के बराबर अगर मैं इसी केस को ले लूं, अगर ये 5.5 करोड़ रुपए में ये डील हुई है या ये दियत अदा करने की बात हुई है, अगर उसमें ये डिमांड करे वो फैमिली जो दियत वसूल कर रही है कि हमें इससे बढ़कर रकम चाहिए, तो क्या वो इजाफी रकम मतलूब कर सकती है? और जिसके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने ज़ाहिर दियत अदा तो करनी है और उससे हादसा भी हुआ है, तो क्या वो मतलूबा रकम देने के लिए मजाज ठहरेगा या नहीं? देखिए, जो शरीयत ने 3 दायरे कार मुकर्रर किए हैं, अब ये बात अदालत के ऊपर आ जाएगी कि अदालत इन तीनों में से किसको इख्तियार करती है। कानून के अंदर तो सोने चांदी के एतबार से है। हाँ, अगर हम पहले कानून में अमेंडमेंट कर लें और उसे रिस्पेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटस के साथ जोड़ दें कातिल के, यानी जो हमारी आर्टिकल 320 है जिसके अंदर ये बात बयान की गई कि अगर रैश ड्राइविंग है या नेग्लिजेंस इन ड्राइविंग है और उसके जरिए में कोई कत्ल हो गया है और उसके साथ दियत के साथ 10 साल की सजा भी मुकर्रर की गई है, तो वहाँ पर जो कि काबिल ज़मानत जुर्म करार दिया गया, तो फिर वहाँ पर दियत के साथ आप एक प्रोविजन लगा दें, प्रोवाइजो लगा दें कि इस दियत की जो 3 कैटेगरीज हैं, सोना, चांदी या ऊँट, इन तीनों कैटेगरी में से अदालत को इस बात का इख्तियार होगा कि वो फाइनेंशियल हालत देखते हुए, स्टेटस देखते हुए वो दियत का तकर्रुर करवाए।
मैं ये रागिब साहब, अगर आप इसमें कुछ ज़रूर बताएं, फिर मैं मुफ्ती फजल साहब के पास भी जाती हूँ। ये जो हमारे यहाँ दबाव है उन तमाम तर लोगों पर जिनके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है, शरिया तो मौजूद है लेकिन समाज का अपना एक रवैया है कि वो दबाव बरकरार रखती है और इनफरादी तस्वीर को नहीं तस्लीम कर रही होती, इसमें क्या बेहतरी मुमकिन है? देखिए, शरीयत ने कत्ल के मामले को स्टेट ऑन नहीं करार दिया है, बल्कि उसे उस फैमिली के साथ जोड़ा है जिनका कोई मकतूल हुआ है। हाँ। अब जब फैमिली के साथ जोड़ा है, और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि कत्ल की मुख्तलिफ अक़साम में से जिन अक़साम में दियत के ज़रिए राज़ीनामा होता है, तो उसमें राज़ीनामा आसानी के साथ हो सके, क्योंकि इंटेंशनली वहाँ पे कत्ल की नीयत नहीं होती है। जैसे ये ड्राइविंग वाला मामला हमारे सामने आया, जिसे हम कत्ल खता कहते हैं, और कत्ल खता है या कत्ल बिसबब है, तो इसमें अमूमी तौर पे दियत के ज़रिए ही आपस में सुलह होती है या सुलह की जाती है। मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया। अच्छा, अब आपने बात की दबाव की। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए कि जब शरीयत इस बात को इजाज़त दे रही है कि आप इस तरीके के होने वाले कत्ल के अंदर दियत की रकम के ऊपर, जिसे हम ब्लड मनी कहते हैं, उसके ज़रिए से सुलह कर सकते हैं, तो फिर मुआशरा इस बात पे इंसिस्ट क्यों कर रहा है कि वो कत्ल खता में होने वाले कत्ल के ऊपर मैक्सिमम पनिशमेंट देने की वो कोशिश करें और वहां पे दियत ना दिलवाई जाए? और अच्छी बात जो है, कत्ल आमद है, जो कत्ल आमद है, वहां पे वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से राय मिल जाए। हालांकि कत्ल आमद में कोशिश ये होनी चाहिए कि कत्ल के बदले में कत्ल किया जाए, जिसने इंटेंशनली। बिल्कुल ठीक है, वो तो वो कुरान के वाज़े अल्फाज हैं। रागिब साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुफ्ती फजल सुमान, आपका भी लास्ट कमेंट, क्या समाज का दबाव और जो शरिया है वो उस पर हावी होने की कोशिश करता है, या शरिया अपने उसूल के तहत दो फरीकैन को इस बात की जो इजाज़त देता है उसको आगे बढ़ाने या फ़रोग़ देने की ज़रूरत है हमें? देखिए, शरीयत तो आपको यही इजाज़त भी देता है कि आप किसी को बिल्कुल माफ़ कर दें, और अगर वाकई किसी के दिल में खुदा खौफी हो और वो कहे कि इनकी मुझसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी और इंटेंशनली इन्होंने कत्ल नहीं किया, गलती से हुआ है और हम इसलिए माफ़ करते हैं कि अल्लाह इसका बदला हमें दे, तो जब इतनी इजाज़त है तो फिर कम और ज़्यादा लेने की तो बात ही ख़त्म हो गई। जहाँ तक दूसरा रुख तस्वीर का, कोई नशा करके या गफलत के साथ गाड़ी चलाता है और फिर वो बाय फोर्स लोगों को मजबूर करता है, वो बिल्कुल अलग चीज है। वो आपने बयान की। मुफ्ती साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मुफ्ती फजल सुभान साहब, थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर साहब, लास्टली कमेंट। मैं क्योंकि ज़ाहिर है उस फैमिली से उस तरह मिली नहीं, मैंने यहाँ से बैठ के प्रोग्राम ज़रूर किए हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या वो आप समझते हैं कि सेल्फ सफिशेंट लोग हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए किसी तरह के इस तरह के तस्वीर की ज़रूरत नहीं थी? देखिए, मैं उनके घर पे गया था, उनके घर के हालात देखने के बाद, ख़ासतौर पे ये दोनों उनके घर के कफ़ील थे, उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही ज़्यादा वीक है। मतलब ऐसे हालात हैं कि आप ये कह लें कि सिर्फ एक जो है ना, वो जो बेटी थी वही कमाने वाली थी, खातून, ठीक है, उनका एक बेटा है एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, आई डोंट नो, वो काइंड ऑफ डिसऑर्डर, लुकनत है ज़ुबान में। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसा। तो वो उसकी तकरीबन 50,000 रुपये के करीब, 40-50,000 रुपये की तनख्वाह है उसकी, तो फाइनेंशियल पोजीशन उनकी बहुत ज़्यादा वर्स है। तो अगर बैक एंड पे, जो कि मुझे इल्म नहीं है, ऐसा कुछ अगर होता भी है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है मेरी नज़र में। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर उज़ैर गौरी, थैंक यू वेरी मच। वकील आमना आरिफ हमसे बराह रास्त बात कर रहे थे, और मुफ्ती हजरात की गुफ्तगू भी आपने सुनी, जिब्रान नासिर का भी तबसरा सुना, और हकायक पर भी हमने बात की है। हकीकत तो यह है कि जिस माशरे में हम रहते हैं, यहाँ मसावात का सबक देना बहुत ज़रूरी है, रवादारी का, इखलाक का सबक देना बहुत ज़रूरी है। अमीर और गरीब के हर माशरे में अमीर और गरीब है, और इसी तफरीक के साथ दुनिया चल भी रही है, लेकिन कोई अमीर किसी गरीब के ऊपर जुल्म करे, ये बिल्कुल जाहिर है हम ना इसकी इजाज़त देते हैं, ना कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन अगर कहीं से कोई मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो रहा है, शरिया उसकी इजाज़त दे रही है, तो फिर हमें यानी समाज को मज़ीद दबाव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।